शक्ति स्वरूपा के इस खास कार्यक्रम में हम उन शक्तियों से बातचीत कर रहे हैं जो कि खुद में सशक्त तो है ही, लेकिन राष्ट्र और समाज को भी सशक्त करने का एक संकल्प लिया है। हमारे साथ यहाँ पर इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए राजेश्वरी बी मैम लोग इनसे बातचीत करेंगे और इनसे उनकी कहानियों के बारे में जानेंगे जिससे आज की महिलाएं सशक्त हो सके। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम हमारे इस खास कार्यक्रम में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शक्ति स्वरूपा की बात कर रहे हैं तो आप भी सभी महिलाएं कहीं ना कहीं शक्ति का एक रूप हैं। तो आप हमारे दर्शकों के साथ अपने बचपन की कुछ ऐसे अच्छी यादें ज़रूर शेयर करें। शायद वो आपके लिए थोड़ी सी कठिन समय भी रहा होगा, डिस्ट्रैक्शन वाला समय भी रहा होगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल मूड में रहते हैं। यस, जैसे आपने कहा तभी डिस्ट्रैक्शन बहुत नहीं थे, लेकिन बाहर बहुत खेलने का मन होता था और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रहती थी। और क्योंकि मैं हॉस्टल में पली बड़ी हूँ रेसिडेंशियल स्कूल में, तो मैं बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होना भी सीख ली और अच्छा लगता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना। तो बहुत लोगों को लगता था कि ये शायद स्पोर्ट्स में कुछ करेगी या इसमें कुछ करेगी, लेकिन एक हमारे जो टीचर और प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि कुछ तो करेगी ज़रूर ये। तो मुझे वो हमेशा याद है कि उनके जो मोटिवेटिंग वर्ड्स थे, क्योंकि पढ़ाई में तो मैं मतलब एवरेज या जस्ट अबव एवरेज का ही थी, और तभी तो 99% वाला इशू तो नहीं रहता था जैसे आज है कि एकदम 99-98% भी लोगों को लगता है कि कम है। तभी फर्स्ट क्लास आ जाना, डिस्टिंक्शन से पास हो जाना एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था घरों में। तो अच्छा लगता था पढ़ाई भी, और धीरे धीरे इंटरेस्ट्स ऐसे ग्रो किए कि पढ़ाई में भी मन लगने लगा। लेकिन एक बात मुझे बहुत जो पसंद था छोटे में, वो था कॉमिक्स पढ़ना। और जैसे वेकेशन हो जाता था और हम ज़बरदस्ती हमारे पापा को बोल के ले जाते थे और खूब सारे कॉमिक्स खरीदते थे। टिंकल, जातका टेल्स, पंचतंत्रा, सब टाइप के कॉमिक्स मैं पढ़ती थी और बहुत पढ़ती थी। तो वो मुझे बहुत यादगार लगता है, और आज के दिन में उतना पढ़ने को समय नहीं मिलता है। आज के बच्चों में भी कहीं ना कहीं वो बहुत कम हो चुका है। टैब, लैपटॉप और टीवी, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस अधिक होने के कारण पढ़ने का जो एक मोटिवेशन होता था वो काफ़ी कम हो गया। लेकिन मुझे बहुत पसंद आता था कॉमिक्स पढ़ना। मैम, बचपन में सबसे ज़्यादा संघर्ष आपको किस चीज़ को लेकर के करना पड़ा? क्योंकि आपने बताया कि आप हॉस्टल में रही थी तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना बहुत जल्दी सीख गई थी, लेकिन वो हॉस्टल तक का जो सफ़र था वो काफ़ी कठिन भरा रहता है, घर से हॉस्टल की तरफ शिफ्ट करना। यस, आई थिंक बहुत एक डरावना और भयानक लगता था कि हम कैसे एक जो प्रोटेक्टिव स्पेस है, जो घर है, माँ है, पापा है, भाई है, और दोस्तों के साथ जब मन चाहे जो कर सकते हो, उस टाइप का एक एटमॉस्फेयर से उठ करके ऐसा माहौल में जहाँ पे आपको बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है और काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते थे हॉस्टल के जो टाइमलाइंस है। और इसको लेके काफ़ी मुझे डर लगा। एंड मैं, जैसे मैंने कहा, मैं इंडिपेंडेंट हो तो गई, लेकिन जब भी घर से आ जाती थी छुट्टियों के बाद, शुरू के कुछ दिन तो ज़रूर मुझे बहुत होमसिक होता था। और डेफिनेटली बहुत बड़ा स्कूल था तो काफ़ी सारे सीनियर्स होते थे, और कहीं ना कहीं आपको पीयर प्रेशर भी महसूस होता था, जहां आपको लगता था कि हम सबसे थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो वो मेरे लिए इनिशियल ईयर्स में काफ़ी चैलेंजिंग लगा, बिकॉज़ बहुत छोटे उम्र में चले जाना और फिर लगना कि आप केपेबल नहीं हो पा रहे उतना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको वो वीकनेस था। लेकिन धीरे धीरे मैं घुल मिल गई और मैं भी इंडिपेंडेंट होते गई, तो वो एक अच्छा ही माहौल में कन्वर्ट हो गया। बट आज भी कभी कभी लगता है कि मैं अगर घर में होती तो किस टाइप का फ्यूचर होता। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ अलग ही होता, बट मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि एक अच्छा मुकाम में पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली मेरे वो जो फॉर्मेटिव इयर्स थे उसका काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। कहीं ना कहीं घर से दूर होना और अभी एक
आईएएस ऑफिसर के रूप में उभर करके आना, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे खास बात आपको बता दें कि राजेश्वरी बी मैम जो है वो बैच 2011 की हैं और उसके बाद इनका सफ़र कुछ अलग रहा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इनसे बातचीत करेंगे इनके उस कॉलेज लाइफ की, जहाँ पर बच्चों को, खासतौर पर टीनेजर्स को अपने दोस्तों के साथ मूवी जाना पसंद है, लोगों के साथ एंजॉय करना, क्योंकि आपने बताया कि आप वो बच्चों में से जो कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पसंद करती, एंजॉय करना पसंद करती थी। यस, मुझे बहुत पसंद था कॉमिक्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना। छोटे से ही मैंने शुरू किया था, लेकिन जैसे कॉलेज में आई तो डेफिनेटली वो एक नया ही लाइफ था हमारे लिए। और क्योंकि कॉलेज लाइफ मेरा हॉस्टल में नहीं रहा, मैं घर पे आ गई थी और वहाँ पे जो फ्रेंड्स वगैरह बने, हम लोग काफ़ी कुछ बंक वंक करते थे और मूवीज़ भी देखते थे। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि एक हाउस होल्ड मेरा ऐसा था, घर में ऐसा था कि बहुत पाबंदियाँ भी रहती थी, तो उसको भी फॉलो करना पड़ता था। आज के दिन में डेफिनेटली लगता है कि वो सब भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टीनेज ईयर्स में या कॉलेज ईयर्स में काफ़ी गलत संगत से लोग गलत रास्ता भी ले सकते हैं। तो हमारे लिए एक जो पेरेंट्स का जो एक मुझे लग रहा है कि डिसिप्लिन नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो बताया जा रहा था, या एक हम लोग पालते थे उनके बातों को, मुझे वो अच्छा लग रहा है आज के दिन में। लेकिन तब हमको लगता था कि क्यों ये सब, मतलब टाइमिंग है, क्यों ये है, बाहर जाने के लिए भी पूछना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन डेफिनेटली ये होना चाहिए। और हम लोगों ने जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे, हम काफ़ी मस्ती किए। और क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे पेपर्स रहते हैं, कई पेपर्स रिपीट भी करने पड़ते थे, लेकिन अच्छे से गुजरे। और ऐसे मेमोरीज़ है मेरे पास जो मुझे खुशी ही देती है। और इस टाइप का कोई घटना नहीं हुआ जो बहुत मेरे लिए दुखद हो, या कुछ ऐसे चैलेंज नहीं रहा मेरे पास। लकीली मेरे दोस्त भी अच्छे थे और मेरा परिवार में भी अच्छा ख्याल रखा गया मेरा। मैम, आपने इसमें एक बहुत खास बात बताई कि चाहे वो उस समय 90s का दौर हो, 80s का दौर हो, या फिर अभी हम लोग 21st सेंचुरी की बात करें, महिलाओं को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट ज़रूर मिलता है घर में, और जो आपको भी मिला और जिसका जिक्र आपने किया। मैम, अब आगे अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो मैम, आईएएस ऑफिसर यानी कि यूपीएससी की तैयारी के बारे में आपने कब सोचा, और वो इंसिडेंट कैसे आया कि हाँ अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी, मुझे आईएएस बनना है? यस, आई थिंक जैसे उन दिनों में उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता था कि किस टाइप के फील्ड है, क्या क्या कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इंक्लाइन थी कि कुछ या तो लॉ करे या कुछ ऐसे हायर स्टडीज़ में पीएचडी करे। दैट वाज इन माय माइंड। लेकिन जब मेरे फादर ने भी सजेस्ट किया दैट एक अटेम्प्ट देना चाहिए, और मेरे बड़े भाई भी दे रहे थे एट दैट टाइम, तो मुझे तब पता नहीं था कि ये होता क्या है। ऑल्दो मेरा फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन कभी हम लोग ने बैठ के इस तरीके से चर्चा नहीं किया था कि ये है क्या, व्हाट इज़ एन ऑफिसर, उसका क्या ये रहता है। थोड़ा बहुत ही समझ में आता था जब हम लोग देखते थे कि पोस्टिंग्स हो रहे, कोई नया कलेक्टर आए हैं या कुछ इस तरीके का। तो तब उतने वीडियोस भी नहीं रहते थे, उतना एक्सपोजर भी नहीं रहता था, और साउथ के स्टेट्स में उतना इसमें लोग नहीं आते थे, बहुत टेक्निकल फील्ड्स में जाते थे, एमबीबीएस या इंजीनियरिंग फील्ड में जाते थे। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं था। तो मेरे बड़े भाई जो प्रिपेयर कर रहे थे, उन्हीं को देख करके, उन्हीं के गाइडेंस भी हुआ, मेरे फादर के भी गाइडेंस हुआ। फिर बीच में 6 महीना के लिए दिल्ली में भी कोचिंग के लिए मुझे भेजा गया। तो वो दिल्ली में थोड़ा एक्सपोजर मिला वहाँ, क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री से लोग आते हैं, तो कुछ कुछ समझ में आया कि ये क्या है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि ये ऐसा फील्ड है जहाँ आप क्रिएटिव भी हो सकते हो, और ऑफ कोर्स पावर जब आता है हाथ में तो आप कई सारे अच्छे चीज़ें भी कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं भी थी, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मुझे ये क्लिक हुआ कि जब आप लॉ का सोच रहे हो, या बीच में मुझे आर्कियोलॉजी का भी आइडिया आ रहा था कि बट वी डिडंट नो कि ये सब कैसे होता है। एंड लकीली मेरा जो अटेम्प्ट था उसमें तीनों मेरा एक साथ, पीटी, मेंस और मेरा इंटरव्यू, तीनों एक बार निकल गया, तो यूपीएससी क्लिक हो गया। तो मुझे फिर कुछ और फील्ड
ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही फील्ड में मेरा फर्स्ट जॉब के नाते मुझे यूपीएससी ही मिला, और डेफिनेटली इसका पूरा श्रेय मेरा फैमिली, मेरे मदर जो काफ़ी मोटिवेट करती थी, मतलब शी वाज बिग मोटिवेशन फॉर मी, और मेरा फादर ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका खुद ही स्टेट में काफ़ी जगह वो काम किए एंड अच्छा रेपुटेशन भी उन्होंने कमाया, तो वो देख के मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही होगा, और फिर ये क्रैक हुआ। मैम, जैसा आपने बताया यहाँ पर यूपीएससी एक बार में क्लियर करना खुद में लोगों को एक कॉन्फिडेंस ज़रूर पहुँचाता है। मैम, वो पहला प्लेसमेंट जो आपको यूपीएससी क्रैक करने के बाद मिला था, मैम, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? यूपीएससी हालांकि सभी तीनों लेवल एक ही बार में क्लियर हुआ, लेकिन वो मेरा अटेम्प्ट थर्ड था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने उतना अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया था, प्लस मैं तभी भी एमए पढ़ रही थी, एंड एट दैट टाइम मैं स्टिल कंफ्यूज थी कि मतलब क्या है ये, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सारे निकल गए। और जब पोस्टिंग हुआ तो पहला तो आप जाके एकेडमी में ज्वाइन करते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है पहले, तो जब हम दिल्ली में मेडिकल टेस्ट के लिए आए तो थोड़ा घबराहट जैसे होने लगा, और मेरे फादर मुझे अकम्पनी किए थे, क्योंकि काफ़ी सारे उसमें प्रोसेसेस रहते हैं, तो मुझे लग रहा था मैं क्या, मतलब मैं कहाँ जाके पहुँचने वाली हूँ, यू नो, बहुत ही अनफेमिलियर, और एट दैट टाइम आपको कुछ पता नहीं है, आप ट्रेनिंग के लिए जस्ट ज्वाइन करने जा रही है, तो काफ़ी मतलब एक तरीके से नर्वस थी मैं। लेकिन मेडिकल टेस्ट होने के बाद जब एकेडमी ज्वाइन करने के लिए लेटर आई तो मैं बहुत खुश हो गई, और मेरे मदर और मेरे फादर का तो मतलब उनका तो ये सपना भी था, और उसको दिलाना एक अपने आप में अलग लेवल का खुशी मिलती है, तो मैं बहुत खुश हो गई। और जब मैं एकेडमी में आई तो देखिए सब मेरी तरह नए नए आए हैं, सब लोग अनफेमिलियर टेरिटरी में आए, लेकिन जैसे ट्रेनिंग शुरू हो गए, और क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ सेशंस होते थे, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होते थे, तो बहुत फिर मन लगने लगा और अच्छा लगने लगा कि हम लोग ऐसे एक पूल ऑफ ग्रुप में आए हैं जो बहुत ही कोवेटेड है, और जो सच में समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और ट्रेनिंग के दौरान जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है उसमें हमारा नॉलेज बढ़ गई, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ गई, तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हो गया। और जब झारखंड काडर अलॉट हुआ तो डेफिनेटली सब लोग थोड़ा चिंतित थे, बिकॉज तभी थोड़ा LWE इफ़ेक्ट्स दिखते थे तभी भी, और घर में भी लोग घबरा गए कि आप ऐसे LW अफेक्टेड स्टेट में जा रहे हो। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ बहुत पीसफुल लगा, और काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा, चाहे वो हमारे सीनियर मेंटर्स हो या जो भी हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिससे हमको मन लगने लगा। श्रावणी मेला में लोग डायरेक्ट स्पर्श दर्शन जो है वो करते थे, और उस समय भीड़ को मैनेज करना, श्रद्धालुओं को मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। मैम, उसको मैम वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि श्रद्धालुओं को हैंडल करना उस समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और लोग उस समय स्पर्श दर्शन करते थे। यस, आई थिंक दुमका का जो एक्सपीरियंस रहा, बाबा बासुकीनाथ के यहाँ जो श्रावणी मेला होती है, और एडजेसेंट जिला में देवगढ़ से बाबा बैद्यनाथ के बाद लोग पधारते हैं, और कांवड़िया का काफ़ी इश्यूज उसमें रहते हैं, और उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करने से मुझे लग रहा है कि एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है, जिसमें आप देखते हो कि आस्था के लिए लोग कितना कठिन से और कितना शिद्दत से पालते हैं। और मैं लिटरली बैठती थी, हम लोग का तो ड्यूटी ऐसा था, रात को सरकारी पूजा होती थी, फिर श्रद्धालुओं को स्पर्श पूजा के लिए क्यू लगी रहती थी, तो हम लोग वहाँ बैठ करके सारे अरेंजमेंट्स देखते रहते थे, ओवरसी करते थे। तो बैठे बैठे हम देखते थे कि महिलाएं हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सब टाइप के लोग वहाँ आ रहे थे, एंड देखने से लगता था कि ये कुछ बहुत शक्तिशाली नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इतने किलोमीटर चल करके आते थे। और कई बार मैं देखती थी पैरों पे लोगों का छाले निकलते थे, खास करके महिलाओं के, उसके बावजूद ये हर साल लगभग लोग पालते हैं। तो वो एक अलग लेवल का डेडिकेशन दिखता है। किसी का
उनके भगवान के प्रति डेडिकेशन है, तो किसी को अपने काम के प्रति डेडिकेशन है। तो अल्टीमेटली ये जो व्यवस्था करने के लिए हम लोग बैठे थे, लेकिन हम लोग भी बहुत कुछ सीखे इससे, और ये हमारे लिए भी मोटिवेटिंग रहता था। और क्योंकि कई बार इस तरीके का प्रोग्राम सरकार में भी करने पड़ते हैं, तो प्रोफेशनली भी ये मेरे लिए बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था, जहां हम सीखे कि लाखों लोग एक जगह अगर आते हैं तो उसके लिए किस तरीके का प्लानिंग करनी पड़ती है, किस तरीके का प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और बहुत कुछ प्लानिंग प्रिपरेशन के बाद भी कुछ कमियां रह जाती है। तो वो सारा एक्सपीरियंसेस मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि झारखंड में टूरिस्ट का काफ़ी पोटेंशियल्स है, आने वाले दिनों में बहुत ऐसे कुछ जगह बन सकती हैं जहां फुटफॉल लाखों में हो सकती है। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, दोनों प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। और मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोगों ने एक वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम वहाँ पे किए थे, तो कुछ एक जो मैदान था वहीं मंदिर के पास, वहाँ हम लोग ने श्रद्धालुओं से पौधारोपण कराया था। तो तब 2 एकदम टीनेज गर्ल्स भी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे सेल्फी भी मांगा था। आई रिमेंबर दिस। तो उन्होंने तब मुझे यूपीएससी से रिलेटेड सवाल भी पूछे कि आप कैसे बने, क्या बने। तो पर्सनली भी मेरे लिए ये काफ़ी मेमोरेबल है और अनफॉरगेटेबल है। बासुकीनाथ के बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर राजेश्वरी विवान ने यहाँ पर झारखंड सरकार में भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है, अलग अलग पदों पर रह करके। और जैसा कि मैम आपने बताया कि करने के लिए बहुत कुछ है इसमें, और ख़ास तौर पर एक्सपेरिमेंट्स जिससे लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। मैम आपने कई पदों पर अपना योगदान दिया है, आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद हो किसी भी पद पर ऐसे रहते हुए जहाँ पर आपने समाज के लिए कुछ अलग, कुछ एक्सपेरिमेंटल किया और आज लोगों के बीच में वो बहुत अच्छे से हो? डेफिनेटली ऐसा काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। कई बार सोसाइटी के लिए, कई बार इंडिविजुअल्स के लिए भी याद आती है। इनफैक्ट मेरी जो पहला पोस्टिंग था बुंडू एसडीओ का, मुझे याद है एक बार हम ऑफिस में बैठे थे तो कुछ महिलाएं आई और उन्होंने बोला कि एक औरत आई है जिसको मेमोरी नहीं है कि वो कहाँ से है, उसका नाम क्या है, और उसके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ने रात में उनको देखा तो हमारे यहाँ रखे हैं, उनको खाना पीना वगैरह दे रहे हैं, बट वो थोड़ा लग रही है कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो फिर हमने उनको बुलवाया और बुलवा करके देखा, काफ़ी दुबली पतली थी, वीक हो गई थी और 55 के आसपास का उसका उम्र होता होगा। तो बहुत प्रयास किए हम लोग पूछने के लिए, तो वो बहुत नहीं बोल पाई, लेकिन वो इतना बोल रही थी कि वो नेपाल की है। और फिर वो बोली कि हम अपने बहन के घर जाने के लिए आए थे सीतामढ़ी में, जो बॉर्डर एरिया में पड़ता है। तो हमने पता किया तो सीतामढ़ी में एट दैट टाइम मेरा ही बैचमेट कलेक्टर थे, तो हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने भी बोला कि हाँ बहुत नज़दीक पड़ता है और डेली ट्रेन यहाँ आना जाना करता है, तो शायद वो रेलवे स्टेशन से ही गुम हो गई होगी। तो हमने फिर पूछा कि वहाँ पे नेपाल के कहाँ के ट्रेन्स आते हैं, क्या होता है, लेकिन बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था। एंड फिर हम सोचे क्या करना है, तो गूगल में हमने फिर नेपाल के कॉन्टैक्ट्स और एम्बेसी सब शुरू किया। तो फाइनली कोई एक नंबर मिला, किसी तरीके से बात हुई और फिर हमने कहा कि ऐसे ऐसे एक महिला आई है, वो बॉर्डर के ही किसी गांव की है। तो उन्होंने फिर वो इन्फॉर्मेशन जगह जगह भेजा और वो बोल रही थी कि मेरा बेटा है और पति नहीं है, तो पति का भाई और बेटा है। तो फिर बहुत कनेक्शंस वगैरह ढूंढने के बाद एक फैमिली हमको मिला जिसने मिसिंग पर्सन का रजिस्टर किया था। तो हमने फिर उस बेटे को बोला कि आप बात करके देखिए। तो बात हुई तो वो फ़ोन पे ही रोने लगी, मतलब वो फ़ोन पे ही रोने लगी कि मुझे ले जाओ ये वो सब। तो हमने फिर फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करवाया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यही है। फिर वहाँ से हमने पुलिस को बोला कि आप वेरीफाई करवा करके अगर यही है तो भेजिए, तो उन्होंने भेजा। फिर वो महिलाएं भी जो उनको ले आई थी, हम लोग आज के दिन बोलते हैं कि लोग एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं, लेकिन वो महिलाएं ने उनका इतना अच्छा देखभाल किया, जितना वो 1 हफ्ता 10 दिन रही। उतना ही नहीं, जब वो जा रही थी तो उन्होंने उनको पैसा भी दिया कि आप जा रहे हो अपने बेटा। जब वो बेटा सामने आया, क्योंकि मैं भी मौजूद थी, वो बेटे को पकड़ के खूब रोई, मतलब बहुत रोई, क्योंकि वो कई महीनों से खो गई थी और ऐसे भटकते भटकते बुंडू पहुंच गई थी। तो ये भी मुझे लगता है कई बार ऐसा मौका मिल जाता है जहां आप डिस्ट्रेस्ड
पर्सन्स को मदद कर सकते हो। इसके अलावा जैसे स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था, एक दौर था जहाँ हर घरों में हमको शौचालय बांधना था, और मैं तभी रामगढ़ की कलेक्टर थी। तो समाज में हम लोग स्वच्छता के बारे में और शौचालय का क्या उपयोग करने में क्या उपयोग है, ये सब बताने में काफ़ी इन्वॉल्व हुए थे। और मुझे याद है हम लोग एक बार रात्रि चौपाल के लिए गए थे गोला ब्लॉक में। तभी बीडीओ पवन महतो थे और उन्होंने पूरा अरेंज किया कि नहीं रात्रि चौपाल करेंगे, बिकॉज इसमें हम लोग क्या खोज रहे थे, हम लोग बिहेवियरल चेंज खोज रहे थे कि लोग मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि इसमें क्या इतना महत्वपूर्ण है कि कलेक्टर रात्रि चौपाल कर रही है या सीनियर ऑफिसर्स आ रही है। तो हम लोग ने रात्रि चौपाल रखा, और जब वहाँ हम पहुँचे करीब 7 साढ़े, काफ़ी दूर भी था हेडक्वार्टर से, मतलब 2-2.5 घंटा दूर था, इंटीरियर गांव था। वहाँ गए तो मतलब बड़ा क्राउड था, मुझे लग रहा है 600-700 प्लस। और मैं क्राउड देखी मैं हैरान हो गई कि इतने बजे रात को इतने महिलाएं समेत लोग समेत आ रहे, तो एटलीस्ट इतना तो वो समझ रहे कि कुछ तो महत्वपूर्ण बातें आज होंगी। तो शुरू हो गया चौपाल, लोग अपनी तरफ से बातें बोल रहे थे, हम लोग यहाँ से बातें बोल रहे थे। उसी में एक वक्ता जो बोल रहे थे उन्होंने बोल दिया कि आप अपना बहनों का इज्जत नहीं करते हैं इसीलिए शौचालय नहीं बना रहे हो। तो उससे जो 1-2 लोग थे वो उस लाइन को पकड़ लिए और वो बोलने लगा कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि हम लोग इज्जत नहीं करते हैं, ये वो। तो हम देखें कि एटमॉस्फेयर थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है। रात का समय, हेडक्वार्टर से इतना दूर अंधेरा में, मतलब लाइट्स वाइट्स लगा के हम लोग नीचे बैठे हुए, पूरा क्राउड बैठा हुआ है। तो फिर मैंने माइक लिया और मैं भी कुछ उस एटमॉस्फेयर में, मुझे आज के दिन में याद नहीं है मैंने क्या बोला, लेकिन हमने पलटाया, वो पूरा माहौल को ठंडा किया। लेकिन वो मेरे दिमाग में वो इमेज और वो रात याद है अभी भी कि 1 मिनट में कैसे लोग ट्रिगर हो सकते हैं। उनको बुरा लगा तभी उन्होंने बोला। तो हमने कहा आपको जब इतना बुरा लग रहा है इस बात पे, तो आप ये काम करके क्यों नहीं दिखाते हो। अब वो बाहर जाती है शौच करने के लिए, तब आपको नहीं बुरा लगता है। तो फिर वो धीरे धीरे ठंडा हो गए और वो बातों को समझे, एंड इवेंचुअली रामगढ़ पहला ODF जिला भी बना। और आज भी SBM के एक्टिविटीज़ बढ़ चढ़ के चल रहे हैं। हम लोगों ने हर स्कूल में हैंड वॉश यूनिट लगाया था। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स पूरा इंडिया में जो ये कार्य किया था। तो काफ़ी कुछ अच्छे योजनाएं हम लोग रामगढ़ में कर पाए थे, स्वच्छता से रिलेटेड खास करके। तो कई सारे ऐसा मौके मिले हैं जिसमें हम लोग समाज को कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। यानी कि एक पद पर रह कर के भी हम लोग समाज का काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, समाज में रह रहे लोगों की मदद कर सकते हैं। इन सभी इंसिडेंट से तो ये ज़रूर सिद्ध होता है। मैम, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, आज की युवा पीढ़ी को, जो महिलाएं हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे, खास तौर पर सशक्त होने के लिए, क्योंकि आपकी इस कहानी से कई सारी महिलाएं अपने आप को अब सशक्त करने की ओर ज़रूर बढ़ेंगी। मैम, यस डेफिनेटली, आई थिंक हम लोग कभी भी सोचते हैं कि हमको एम्पावर करना चाहिए किसी को, ये कुछ कार्य करने से वो एम्पावर हो जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि सरकार कई सालों से विकास के योजनाएं चला रही है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन हमारे आज भी सरकारी योजनाओं पे निर्भर है, अपने बेसिक नीड्स के लिए भी निर्भर है। और ख़ास करके युवा लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आज के दिन में कि सबसे पहले खुद पे काम करना चाहिए, उसके बाद ही मुझे लग रहा है दूसरों का जो एक रोल बनता है वो आप समझ सकते हो। कैपेसिटी अपना खुद का बिल्ड करे, स्किल बिल्ड करे, बिकॉज़ आज की दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है, पहले जैसा नहीं है। पहले एक डिग्री हासिल करने से परिवार इतना खुश हो जाती थी, आज के दिन में डिग्री से भी लोग बोलता है कि कुछ नहीं होता है, आपको स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में जाना है, स्किल डेवलप करना है। और एट द सेम टाइम ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स समाज में हैं जो बहुत हाई लेवल पढ़ाई नहीं करके भी कुछ अच्छा हासिल किए हैं। तो आई थिंक एक क्रिएटिव माइंड डेवलप करना भी ज़रूरी हो जाता है एट दिस जंक्चर, कि आप हट के सोचिए कि आप सिर्फ अपने लाइफ को बदलने में आप समाज को भी बदल सकते हो, तो आप आपके लाइफ को कैसे बदलोगे। इनफैक्ट आज ही मैं सोशल मीडिया में देख रही थी किसी का ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसी के साथ ऐसी वार्ता हो रही थी तो उन्होंने बोला कि अगर
कोई परिवार पिछड़ रहा है और उनको आगे बढ़ना है तो किसी एक आदमी को तो अपना सारा सुख भूलना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। तो वो बंदा आप बन सकते हैं या बंदी आप बन सकते हो। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोग तो फिर भी एक प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं। आज भी मेरे सासू माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती है काम करने के लिए भी, इसीलिए मुझे एक एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रेस नहीं रहते हैं घर में। मेरा जो फैमिली है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता है, लेकिन कई बार आपको खुद ही वो एनर्जी और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। एंड आज के दिन में मुझे लग रहा है कि वो फ्री एक्सेस भी है आपके पास यूट्यूब के कई सारे चैनल्स हैं, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन हाईवे आपके हाथों में है। और इंडिया डिजिटल डिवाइड को इतना अच्छे से कंट्रोल किया है जहां हर एक बंदे को डेटा अवेलेबल है। तो ऐसे स्थिति में आप डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन से हट करके आप खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हर कोई स्किल खोजता है आज के दिन में। आपके अंदर वो कौन सा प्लस पॉइंट है। जब सभी को के पास स्पेशलाइज्ड डिग्रीज़ है या आप सभी के पास इतने पूल बड़े बड़े पूल है, तो आप कैसे स्टैंड आउट करोगे, आपके अंदर वो स्पेशल स्किल्स क्या है, आप कैसे हैंडल करोगे चीज़ों को, वो देखा जाता है। तो उसके लिए आप खुद ही काम कर सकते हो और खुद ही अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हो। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। और जैसे कि भगवान ने ही खुद नारी को इतना सशक्त बनाया है कि वो सारी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकती है, तो सभी लोग सशक्त बने, ये कहीं ना कहीं संदेश जो है वो इनसे बातचीत करके जरूर मिलता है। सहयोगी अभय के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।